चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। जीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी अगली पीढ़ी कैसे बनाते हैं? हमारे पास विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से कुछ जानकारी है। अब देखिए, पोषण या सांस लेना, ये तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। पर रिप्रोडक्शन, जनन, इसके बिना एक अकेला जीव तो जी सकता है। तो फिर इस पर इतनी एनर्जी क्यों खर्च करते हैं जीव? ये सवाल वाकई बहुत अच्छा है। और इसका सीधा सा जवाब है स्पीशीज, प्रजाति को बनाए रखने के लिए। अच्छा। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, है ना? हम जीवों को नोटिस ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अपने जैसे और जीव बनाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, इसमें डीएनए का क्या रोल है और जीवों ने क्या अलग अलग तरीके अपनाए हैं इसके लिए। तो सबसे बेसिक बात हुई डीएनए की कॉपी बनाना, जो शरीर का डिजाइन है उसका ब्लूप्रिंट। कुछ केमिकल रिएक्शन से डीएनए की कॉपी बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कॉपी एकदम 100% परफेक्ट नहीं होती। अच्छा। हाँ, कॉपी करते समय थोड़ी बहुत गलतियां या बदलाव, जिन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं, वो आ ही जाते हैं। तो ये वेरिएशंस, ये तो गड़बड़ ही ना? नहीं, यही तो कैच है। यही छोटी छोटी भिन्नताएं किसी प्रजाति के बचे रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। कैसे? सोचिए, अगर माहौल बदल जाए, जैसे तापमान बढ़ जाए, हाँ, तो शायद इन्हीं वेरिएशंस की वजह से कुछ जीव उस बदलाव को झेल पाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। अरे वाह, ये गड़बड़ियां फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, यही तो एवोल्यूशन यानी विकास का आधार है। कमाल है। अच्छा, लेकिन ये तो हुई डीएनए की बात, पर जनन के लिए हमेशा दो जीवों की जरूरत तो नहीं होती, कुछ अकेले ही? हाँ बिल्कुल, उसे अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये खासकर सरल जीवों में सिंपल ऑर्गेनिजम्स में काफी आम है। अच्छा, इसके क्या तरीके हैं? कई तरीके हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव हैं, अमीबा वगैरह। हाँ, वो बस बीच से दो में बढ़ जाते हैं, इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। और जो मलेरिया वाला परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो तो एक साथ कई सेल्स में बढ़ जाता है, वो है मल्टीपल फिशन। अच्छा, और भी है? हाँ, कुछ जीव जैसे स्पाइरोगायरा वो टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा नया जीव बन जाता है, ये फ्रैगमेंटेशन है। और आपने हाइड्रा या ईस्ट देखा होगा। हाँ। उनमें शरीर पर एक उभाड़ सा निकलता है, बर्ड कहते हैं उसको। हाँ, देखा है। वो बर्ड बड़ा होकर नया जीव बन जाता है, ये बडिंग है। और पौधों में जिससे गुलाब की कलम लगा देते हैं? हाँ, वो भी तो अकेला ही है। हाँ बिल्कुल। वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। उसमें जड़, तना या पत्ती से ही नया पौधा उग जाता है। पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम की पत्ती देखी है? हाँ, उसके किनारों से छोटे पौधे निकलते हैं। वही, खेती में ये बहुत काम आता है। गन्ना, गुलाब और केला, संतरा जैसे फल जिनमें बीज नहीं होते, वो भी ऐसे ही उगते हैं। अच्छा। और फफूंदी जैसे ब्रेड पर लगती है, राइजोपस, हाँ। वो छोटे छोटे बीजाणु स्पोर्स बनाती है। ये हवा में फैलकर नई जगह उग जाती है। तो इतने सारे तरीके हैं अकेले जनन करने के। फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो जीवों की जरूरत होती है, ये क्यों? इसमें तो ज्यादा झंझट लगता है। झंझट तो है, पर इसका फायदा बहुत बड़ा है। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग जीवों का डीएनए मिलता है। इससे जो नई पीढ़ी बनती है उसमें वेरिएशंस कई ज्यादा होती हैं। अच्छा, विविधता ज्यादा? हाँ, और ज्यादा विविधता बदलते माहौल में प्रजाति के बचने के चांस ज्यादा। ये बात तो है। इसमें खास जनन कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें गिमीट्स कहते हैं। ये मेयोसिस नाम के एक स्पेशल कोशिका विभाजन से बनती हैं, जिससे क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। आधी? क्यों? ताकि जब नर और मादा गैमीट्स मिले, फर्टिलाइजेशन हो, तो क्रोमोसोम्स की संख्या वापस नॉर्मल हो जाए। समझ गया। आमतौर पर नर गैमीट छोटा और मोटाइल चलने फिरने वाला होता है, और मादा गैमीट बड़ा होता है, उसमें पोषण जमा रहता है। अच्छा, और फूलों वाले पौधों में ये सब कैसे होता है? फूलों में नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं। पुंकेसर स्टेमन नर भाग है जो परागकण पॉलन ग्रेन्स बनाता है, और स्त्री केसर पिस्टिल मादा भाग है जिसके अंडाशय ओवरी में बीजांड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन्स का स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। हवा से, कीड़ों से, कैसे भी हो सकता है। हाँ।
फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद बीजांड यानी ओव्यूल बीज बन जाता है और अंडाशय यानी ओवरी फल बन जाता है। अच्छा, तो फल अंडाशय से बनता है? हाँ, और बीज के अंदर होता है भ्रूण, एम्ब्रियो, जिसे सही माहौल मिलने पर नया पौधा निकलता है, जिसे जर्मिनेशन कहते हैं। समझ गया। अब आते हैं मनुष्यों पर। प्यूबर्टी में काफी बदलाव आते हैं शरीर में। हाँ, प्यूबर्टी मतलब यौन परिपक्वता की शुरुआत। लड़कों लड़कियों दोनों में बाल उगना, आवाज बदलना, लड़कियों में स्तनों का विकास, मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म का शुरू होना, ये सब होता है। और जनन अंग? नर जनन तंत्र में मुख्य है वृषण, टेस्टिस, जो शुक्राणु, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। फिर शुक्रवाहिका, वास डेफरेंस है, जो शुक्राणुओं को आगे ले जाती है। ठीक। और मादा जनन तंत्र में है अंडाशय, ओवरीज, जो अंडाणु, एग और हार्मोन बनाती हैं। फिर अंडवाहिनी, फलूपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस और योनि, वजाइना मुख्य भाग हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन आमतौर पर अंडवाहिनी, फलोपियन ट्यूब में होता है। शुक्राणु योनि से होते हुए गर्भाशय और फिर अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। अगर वहां अंडाणु मौजूद है तो निषेचन हो सकता है। ये निषेचित अंडाणु जाइगोट विकसित होकर भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है और गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, मतलब इम्प्लांटेड हो जाता है। तो बच्चे को पोषण कैसे मिलता है? वहां प्लेसेंटा नाम का एक स्पेशल टिश्यू बनता है। ये माँ के खून से भ्रूण तक पोषण, ऑक्सीजन पहुंचाता है और भ्रूण के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो गर्भाशय की जो अंदरूनी मोटी परत बनी थी भ्रूण के लिए, वो टूट जाती है और खून और म्यूकस के साथ योनि से बाहर निकलती है। इसी को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई प्रक्रिया, लेकिन मानव जनन के साथ स्वास्थ्य के मुद्दे भी जुड़े हैं ना? बिल्कुल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत जरूरी पहलू है। यौन क्रियाओं से कई रोग फैल सकते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और सबसे खतरनाक HIV, एड्स। इनसे बचाव के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल काफी हद तक सुरक्षा दे सकता है। और अनचाहे गर्भ से बचने के लिए? उसके लिए भी कई तरीके हैं, जिन्हें गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, जैसे कॉन्डम या कॉपर टी जैसे मैकेनिकल तरीके। हाँ। टमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। इनके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? हाँ, कुछ तरीकों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और एक और गंभीर समस्या है इन तकनीकों का दुरुपयोग, जैसे अवैध लिंग चयनात्मक गर्भपात, मतलब लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देना। ये एक बड़ी सामाजिक चिंता है। सही कहा। तो हमने देखा कि जनन कितना विविध है, एक कोशिका के बटने से लेकर इतनी जटिल लैंगिक प्रक्रिया तक, और हर तरीका कहीं न कहीं प्रजाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाँ, और इसमें DNA की कॉपी और उससे पैदा होने वाली वेरिएशंस का रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात, जैसे जैसे इंसान जनन की प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा है, गर्भ निरोध से लेके IVF जैसी तकनीकों तक, हाँ, तो इस बढ़ते हुए नियंत्रण का हमारी अपनी प्रजाति और दूसरी प्रजातियों के विकास पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है, और इससे जुड़े नैतिक सवाल क्या खड़े होते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।